भारत देश में एक बड़ा अभियान चल पड़ा है भारत स्वाभिमान का, उसके बारे में आपसे बात करने आया हूं। और मेरा आनंद दोगुना आज इसलिए भी है कि मेरे ऊपर आशीर्वाद देने के लिए मेरे गुरु तुल्य माता पिता भी दोनों मेरे साथ यहां मौजूद हैं। उनकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं, भाव से चरण स्पर्श करता हूं। भारत स्वाभिमान का जो अभियान चला है, परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने शुरू किया है। ये अभियान 5 जनवरी 2009 को स्थापित हुआ है और बहुत तेजी के साथ पूरे देश में फैल रहा है। लगभग 6 महीने अभी हुए हैं इस अभियान को शुरू हुए और 2.5 लाख से ज्यादा हमारे कार्यकर्ता पूरे देश में तैयार हुए हैं और अगले 6 महीने में करीब 11,50,000 कार्यकर्ता तैयार हो जाएंगे, ऐसा विश्वास है। इसके अलावा परोक्ष रूप से हमें काम में मदद देने के लिए सहयोगियों की संख्या करोड़ों में है। इस देश में लगभग 5 करोड़ से ज्यादा हमारे सहयोगी तैयार हो रहे हैं इस काम में हमारे लिए तन मन धन से मदद देने के लिए। इस अभियान को क्यों शुरू किया है, इसकी जरूरत क्या है, भारत देश की आजादी के 62 साल के बाद इस तरह का काम करने का महत्व क्या है, ये सब बड़े प्रश्न हैं। कोशिश करूंगा कि मेरे व्याख्यान से उनका जवाब मिल सके और मेरे व्याख्यान के बाद मैं आपको भरपूर समय दूंगा प्रश्नोत्तर करने के लिए। आप जितनी देर यहां प्रश्न करना चाहेंगे मैं यहां बैठूंगा, आपके प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करूंगा। भारत स्वाभिमान का अभियान जो शुरू हुआ है वो क्यों हुआ है और ये अभियान क्या है, हम क्या करना चाहते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारी नीतियां क्या हैं, इन सब बातों को शुरू करने से पहले देश के बारे में थोड़ी जानकारी आपसे कहना चाहता हूं। अपने भारत देश की आज की जो वर्तमान परिस्थिति है बड़ी भयावह है। देश की दशा और दिशा दोनों ही ठीक नहीं है। हमारे भारत की जो दशा है बहुत खराब है। आजादी के 62 साल के बाद इतनी खराब स्थिति किसी देश की हो सकती है, ये सुनकर बहुत अफसोस मन में होता है। और ये एक ऐसे देश के बारे में अफसोस होता है जिस देश में महात्मा गांधी, सरदार भगत सिंह, ऊधम सिंह, चंद्रशेखर आजाद, तात्या टोपे, नाना साहब पेशवा, नाना फडणवीस, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, रानी झलकारी बाई, कित्तूर चेन्नम्मा, रानी दुर्गावती, ऐसे महान महान क्रांतिवीरों की जन्मस्थली कर्मस्थली जो देश रहा, उस देश के बारे में ये जान और सोचकर बहुत अफसोस होता है कि इतनी खराब हालत है। हमारे महापुरुषों के नाम लेना शुरू करें तो श्री राम, श्री कृष्ण, महावीर, गौतम बुद्ध, नानक साहब, हमारे देश में दक्षिण में हुए तिरुवल्लुवर, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, ऐसे अनेक अनेक महापुरुषों की जन्मस्थली और कर्मस्थली भारत, उसकी आज की दशा देखकर बहुत अफसोस और दुख होता है। कभी इस देश में राम राज्य रहा, कभी इस देश में कृष्ण राज्य रहा। राम राज्य के बारे में आप सभी जानते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य में कदऊ न व्यापा। माने भगवान श्री राम की राज्य की स्थिति ऐसी रही है कि दैविक दुख, दैहिक दुख और भौतिक दुख कभी किसी को नहीं रहा। और ये 3 तरह के ही दुख जीवन में सबसे बड़े होते हैं, कभी नहीं रहे इस देश में। ऐसा राज्य कभी चलता रहा जिस देश में आज उस राज्य में हर व्यक्ति को दैहिक दुख, हर व्यक्ति को दैविक दुख, हर व्यक्ति को भौतिक दुख हो गया, तो ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया। क्या हो गया हमारे देश को? कौन सी ऐसी विपदा ने घेरा, कौन सी ऐसी हमारी कर्महीनता की स्थिति बनी है, क्या हो गया है जो हम इतनी दारुण स्थिति में हैं? जिस भारत में श्री राम ने कभी शासन किया और राम राज्य में कभी कोई गरीब नहीं, भूखमरी का शिकार नहीं, कोई चोरी नहीं करता, कोई डकैती नहीं डालता, किसी को फांसी नहीं देनी पड़ती, कोई अपराध नहीं होता, ऐसा आदर्श राज्य जिस देश में रहा हो, उस देश के आज के राज्य की व्यवस्था बहुत शोचनीय है, बहुत ज्यादा दुर्गतिपूर्ण है। कुछ छोटी छोटी बात आंकड़े में करूं तो वो कुछ ऐसी बातें हैं। 115 करोड़ की आबादी का देश है और इस 115 करोड़ की आबादी के देश में 84 करोड़ लोग इतने गरीब हैं जिनके पास एक दिन में खर्च करने के लिए 20 रुपया नहीं। इतनी दारुण स्थिति है इस देश की। हमारे भारत देश की जो सरकार चल रही है इस समय,
उसके प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह के एक बहुत अच्छे मित्र हैं, उनका नाम है प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता। बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, आर्थिक विषय के बड़े विशेषज्ञ माने जाते हैं प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता। हमारे देश की सरकार का एक बड़ा विभाग होता है जिसका नाम है योजना विभाग, प्लानिंग डिपार्टमेंट। पंचवार्षिक योजनाएं जहां से बनती हैं, उस विभाग के सालों साल उपाध्यक्ष रहे प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता। श्रीमती इंदिरा गांधी जब इस देश में प्रधानमंत्री हुआ करती थी तो उनके आर्थिक सलाहकार रहे प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता। बंगाल की सरकार के सालों साल वित्त मंत्री रहे प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता। दुनिया के कम से कम 25 से ज्यादा विश्वविद्यालयों के विजिटिंग प्रोफेसर हैं प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर के लिए जाते हैं, कैम्ब्रिज में जाते हैं, पेंसिल्वेनिया में जाते हैं, बफेलो में जाते हैं, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाते हैं। दुनिया भर के जितने बड़े विश्वविद्यालय आप जानते हैं, हर जगह उनकी क्लास होती है, उनके लेक्चर्स होते हैं। इतने विद्वान व्यक्ति को भारत की सरकार ने एक जिम्मेदारी दी थी थोड़े साल पहले, लगभग 5 साल हो गया, और उनको ये कहा था कि भारत की आजादी के 62 साल के बाद गरीबी की स्थिति क्या है, इसका पता लगाइए, इस पर अध्ययन करिए। प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता ने 5 साल अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद एक बड़ी रिपोर्ट तैयार की है जो करीब 700 पेज की है। पूरी रिपोर्ट तो नहीं सुना सकता, समय की बहुत कमी है, लेकिन उस रिपोर्ट का सबसे मुख्य अंश मैं आपसे कहना चाहता हूं वो ये कि प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता ने रिपोर्ट में लिखा कि मुझे इतनी हैरानी है, इतना अफसोस है, इतना दुख है ये कहते हुए कि आजादी के 62 साल के बाद इस देश के विकास का काम बिल्कुल ना के बराबर हुआ है। ये एक बहुत विद्वान प्रोफेसर कह रहा है। उनका किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है इस समय। वो कह रहे हैं कि विकास का काम बिल्कुल ना के बराबर हुआ है, लगभग विकास नहीं हुआ है। क्यों? वो ये कहते हैं कि जब आजादी आई 1947 में तो 4 करोड़ लोग गरीब थे और जनसंख्या उस समय लगभग 33 करोड़ थी। अब आजादी के 62 साल के बाद जनसंख्या 115 करोड़ हो गई और गरीबों की संख्या 84 करोड़ हो गई। माने आजादी के 62 साल में गरीबी बहुत तेजी से बढ़ी है इस देश में। अंग्रेजों के जमाने में गरीबी आई थी, उसका कारण था कि अंग्रेज हिंदुस्तान का धन और संपत्ति सब लूट कर ले गए, इसलिए गरीबी आ गई इस देश में। लेकिन अंग्रेजों के जाने के बाद क्या हो गया इस देश को? इतनी गरीबी कहां से आ गई इस देश में? अगर गरीबी को हम ऐसा मान लें कि जनसंख्या के हिसाब से बढ़ती है, हमारे देश में कुछ अर्थशास्त्री हैं जो ये तर्क देते हैं कि जितनी संख्या बढ़ेगी लोगों की उतनी गरीबी बढ़ेगी। तो जनसंख्या हमारी 3.5 गुनी बढ़ी है, लगभग 3 से 3.5 गुनी बढ़ी है, तो गरीबी भी 3-3.5 गुनी बढ़नी चाहिए, तो 12 करोड़ लोग गरीब होने चाहिए। अब 84 करोड़ कहां से आ गए? और 84 करोड़ लोगों की गरीबी भी इतनी भयंकर है कि इनमें से लगभग 20 करोड़ लोग तो इतने गरीब हैं जो 15 रुपए एक दिन में खर्च नहीं कर सकते। लगभग हमारे देश में 20 करोड़ लोग एक दिन में 15 रुपए खर्च नहीं कर सकते। 12 करोड़ लोग ऐसे हैं जो एक दिन में 7 रुपए खर्च नहीं कर सकते, और करीब करीब 10 से 11 करोड़ ऐसे हैं जो एक दिन में 5 रुपए खर्च नहीं कर सकते। इतनी गरीबी हमारे देश में। अगर जनसंख्या की हिसाब जोड़ें, 34 करोड़ की जनसंख्या डबल कर दो, 78 करोड़ हो जाती है। तो आजादी के समय में जितनी जनसंख्या थी उससे दुगने से ज्यादा तो अभी गरीब हैं इस देश में। तो प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता ने अपनी रिपोर्ट में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया है इस देश की प्रशासन व्यवस्था पर कि 62 साल में हमारे शासन और प्रशासन ने किया क्या? गरीबी कम होने की बजाय और तेजी से बढ़ गई। हमारे देश की सरकार हर 10 साल पर जनसंख्या का आकलन कराती है, जिसको आप जनगणना कहते हैं। जनगणना जब पिछली बार हुई 2001 में और अब होगी 2011 में,
तो 2001 की जनगणना के समय सरकार ने कहा कि इस देश में 20 करोड़ लोग हैं जो बेरोजगार हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है, और 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अर्ध बेरोजगार हैं। अर्ध बेरोजगार से मतलब किसी को साल में 1 महीने काम मिल जाता है, किसी को साल में 2 महीने काम मिल जाता है, किसी को साल में 3 महीने काम मिल जाता है। जब फसल की कटाई होती है तो कुछ को मजदूरी मिल जाती है। जब फसल को शहरों से माने गांव से मंडियों में पहुंचाना होता है तो बैलगाड़ी में ढो कर ले जाने वालों को थोड़ा काम मिल जाता है। कभी गांव में कुछ काम नहीं है तो लोग ईंट के भट्टे पर जाकर नौकरी कर लेते हैं, साल में 2-3 महीने 4 महीने उनको वहां काम मिल जाता है। कभी रिक्शा चला लेते हैं, कभी ठेला लगा लेते हैं, कभी रेहड़ी लगा लेते हैं, कभी फुटपाथ पे अपनी दुकान सजा लेते हैं। इस तरह का काम करने वाले 40 करोड़ लोग हैं इस देश में, उनको अर्ध बेरोजगारों में गिना जाता है। तो अर्ध बेरोजगार 40 करोड़ हैं, पूर्ण बेरोजगार 20 करोड़ हैं, माने लगभग 60 करोड़ लोग हैं जिनको कोई सम्मान नहीं है इस देश में जिंदा रहने के लिए, क्योंकि रोजगार नहीं है कोई सम्मानजनक। इन्हीं में वो लोग शामिल हैं जिनको आजकल हमारी सरकार के द्वारा कुछ काम दिया जाता है 100 रुपए रोज का 3 महीने तक साल में। आप जानते हैं कि योजना चल रही है भारत सरकार की ग्रामीण विकास के लिए, तो उसमें 3 महीने काम मिलता है। और वो काम भी ऐसा विचित्र है, खड्डा खोदो फिर मिट्टी डालो, फिर खड्डा खोदो फिर उसी में मिट्टी डालो, इसी का काम दे देते हैं 100 रुपए रोज का। इतना अपमानजनक है। वहीं खड्डा खोदा, थोड़ी देर में उसी पे मिट्टी डलवाते रहते हैं, क्योंकि उनके पास सच में कोई उत्पादक काम नहीं है। किसी तरह से बेगार टालने वाली स्थिति है। वो भी इन्हीं 60 करोड़ में शामिल है। तो आजादी के बाद हमने किया क्या है इस देश के साथ? 60 करोड़ लोगों को आज तक हम काम नहीं दे पाए, रोजगार नहीं दे पाए। फिर आप बोलेंगे कुछ लोगों को तो रोजगार मिला हुआ है इस देश में। हाँ, मिला हुआ है। हमारे देश की सेना में काम करने वाले जो सैनिक हैं, थल सेना, जल सेना, वायु सेना में लगभग 20 लाख के आसपास हैं कुल। 14 लाख तो आर्मी में है, बाकी एयरफोर्स और नेवी में। फिर अर्धसैनिक बल हैं हमारे देश में, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है और सीआरपीएफ वगैरह है, वो 35 से 40 लाख हैं। फिर हमारी रेलवे में 15 लाख लोग काम करते हैं। फिर बैंकों में करीब 17 लाख लोग काम करते हैं। फिर बीमा कंपनियों में कुछ 12-13 लाख लोग काम करते हैं। फिर भारत के पब्लिक सेक्टर में कुछ लोग काम करते हैं। फिर सरकारी नौकरियों में काम करते हैं। फिर राज्य सरकारी नौकरियों में काम करते हैं। ऐसे कुल लोग अगर मिला दिए जाएं ऊपर से नीचे तक, प्रधानमंत्री से लेकर और चतुर्थ क्लास कर्मचारी तक, तो भारत के 35 राज्यों में कुल जमा 2 करोड़ लोग हैं ऐसे। बस 2 करोड़ लोग हैं जिनको परमानेंट नौकरी है। परमानेंट, जिनकी कहीं नौकरी जाने वाली नहीं है। भले उनकी तनख्वाह के लिए कर्ज लेकर सरकार को काम करना पड़े, लेकिन उनकी तनख्वाह बदस्तूर रहने वाली है। और यही 2 करोड़ लोग हैं इस देश में जिनको टीए मिलता है, जिनको डीए मिलता है, जिनको एचआरए मिलता है, और उनका टीए डीए एचआरए समय के हिसाब से बढ़ता रहता है। अगर हमारे देश में इन्फ्लेशन बढ़ गया, मुद्रास्फीति जिसको आप कहते हैं, तो उनका टीए बढ़ जाएगा। अगर इन्फ्लेशन बढ़ गया तो डीए बढ़ जाएगा। अगर इन्फ्लेशन बढ़ गया तो एचआरए बढ़ जाएगा। उनके दूसरे अलाउंसेस उनको मिल जाएंगे। मतलब कहने का सीधा सा ये है कि 115 करोड़ के हिंदुस्तान में 2 करोड़ लोगों की जिंदगी बड़े मजे की, ऐश की, आराम की और आनंद की है। 2 करोड़ लोग, बाकी सब भिखमंगों की हालत में। और ये जो 2 करोड़ लोग हैं, इनमें मैंने इनको भी शामिल कर रखा है। टाटा, बिरला, डालमिया, धीरूभाई अंबानी, नुस्ली वाडिया, गोयनका, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, इनको भी शामिल कर रखा है। अब कैसा हिंदुस्तान बना है 62 साल की आजादी में। एक दिन मैं रिलायंस कंपनी के बैलेंस शीट पढ़ रहा था, उनके कुछ डेटा निकाल रहा था, आंकड़े निकाल रहा था, तो पता चला कि मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी दोनों की 1 मिनट की आमदनी 20,000 रुपए। 1 मिनट की आमदनी, मिला के नहीं, अलग अलग। मुकेश अंबानी की 1 मिनट की आमदनी 20,000 है, 1 मिनट की। तो पूरे दिन की आमदनी 12 से 13 लाख के आसपास निकलती।
अब मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी हैं जिनकी 1 मिनट की आमदनी 20,000 है और 84 करोड़ लोग इस देश में हैं जिनकी 1 दिन की आमदनी 20 रुपए से कम है। ऐसा देश हमने बनाया। अगर इसको किसी मुहावरे में कहना पड़े तो कुछ ऐसा ही देश है ये कि संपत्ति और समृद्धि के कुछ थोड़े बहुत टापू बन गए हैं, बाकी गरीबी का महासागर और दलदल इस देश में लहरा रहा है। आप में से भी जो लोग यहां बैठे हैं, काफी 80 से 90% आप में से वही लोग हैं वो जो 2 करोड़ वाली श्रेणी में आते हैं। हाँ, आप लोग 84 करोड़ वालों में से नहीं हैं। उनको तो सुबह को खाकर शाम की जी, और शाम को खाकर अगले सुबह की, इसी चिंता में जिंदगी बीतती है। तो हमने किया क्या है इस देश में आजादी के बाद, ये बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ है। और हमारे देश की संसद अब इस मुद्दे पर बहस करने को तैयार नहीं है। प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता को मैं 2 बार मिला ये रिपोर्ट आने के बाद, और मैंने उनसे कहा कि आपकी रिपोर्ट आ गई? हाँ आ गई। आपने संसद को दे दिया? हाँ दे दिया। प्राइम मिनिस्टर को दे दिया? हाँ दे दिया। आगे क्या? तो उन्होंने कहा आगे क्या, वो कूड़े की टोकरी में चली गई। आगे क्या? जैसे सब रिपोर्ट आती है और चली जाती है। तो मैंने कहा अगर कूड़े की टोकरी में ही डालना था तो आपने 5 साल इतनी मेहनत क्यों की? तो उन्होंने कहा मैंने मेहनत सिर्फ इसलिए की कि देश के लोगों की आंखें खोल सकूं कि हुआ क्या 62 साल में। हम तो 62 साल में ये मान के बैठे हैं कि देश ने बड़ी तरक्की कर ली है, बड़ा विकास कर लिया है इस देश ने। और हमारे तरक्की और विकास को हम नापते कहां से हैं? बड़े बड़े फ्लाईओवर बन गए हैं, 6 लेन की सड़क बन गई है, प्रधानमंत्री सड़क योजना, चतुर्भुज, वो जो है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और फिर गोल्डन ट्रायंगल, ये सब बन गए हैं। बड़े बड़े 5 स्टार होटल बन गए हैं, बड़े बड़े मॉल्स बन गए हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो गए हैं, कहीं कहीं शहरों में मेट्रो ट्रेन चलने लगी है, कहीं मोनो रेल चलने लगी है, हवाई जहाज आसानी से उड़ने लगे हैं, हवाई जहाज में यात्रा करने वाले लोग बढ़ने लगे हैं, रेल में एसी क्लास में सफर करने वालों की संख्या बढ़ गई है। तो हम तो ये सब देख के कहते हैं देश ने बड़ा विकास कर लिया। लेकिन अगर जनसंख्या की बढ़ोतरी के हिसाब से इसको निकाल कर देखना शुरू करें तो ये बिल्कुल शून्य के नजदीक नजर आता है, नेग्लिजिबल नजर आता है जनसंख्या वृद्धि के हिसाब से देखें तो। दूसरा हिस्सा ही है जो बहुत बड़ा नजर आता है, गरीबी, भुखमरी, बेकारी का। तो प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता कमीशन की रिपोर्ट पढ़ने के बाद मेरी तो बहुत बेचैनी बढ़ गई कि ये हुआ क्या हमारे यहां। हम तो ये मानते थे कि 62 साल सरकार ने बहुत काम कर दिया, लेकिन रिपोर्ट ने तो सरकार की सारी पोल खोल दी। और वो रिपोर्ट कोई ऐसे आदमी की होती जो साधारण है। कोई राजनेता अगर उस रिपोर्ट को बनाता तो मैं कतई आपके सामने ये बात कहने के लिए नहीं आता, क्योंकि राजनेताओं की बातों पर भरोसा कर पाना अब हमारे लिए संभव नहीं रहा है। हाँ, किसी पार्टी के अध्यक्ष ने ये कहा होता, उपाध्यक्ष ने कहा होता, संसद में बैठे हुए एमपीज या एमएलएज, विधायिका में बैठे हुए उन्होंने कहा होता, हम कभी बात ही नहीं करते क्योंकि उनकी बातों पर तो बात करना ही मूर्खता है। लेकिन एक बड़े विद्वान व्यक्ति के द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट, जिसने सारी दुनिया में अपना लोहा मनवाया है और वो ईमानदार और निस्वार्थ भाव से इस बात में लगा हुआ है कि आजादी के 62 साल इस देश में हुआ क्या, ये जानना चाहिए, वो बताने के लिए ये रिपोर्ट उन्होंने तैयार की है। गरीबी मिटी नहीं, बहुत बढ़ गई। बेरोजगारी खत्म नहीं हुई, बहुत बढ़ गई। लोगों की भूखमरी भी कम नहीं हुई, बहुत बढ़ गई। आपको शायद मालूम है या नहीं, 20 करोड़ लोग इस देश में भूखे पेट सोते हैं रोज रात को। हमारी सरकार के आंकड़े हैं और उस रिपोर्ट में भी ये जानकारी है, 20 करोड़ लोग भूखे सोते हैं। आधे से ज्यादा बच्चे जो जन्म लेते हैं इस देश में, वो अपनी उम्र के 3रे महीने में मर जाते हैं, क्योंकि उनकी मां उनको दूध पिलाने की स्थिति में नहीं होती, क्योंकि मां के शरीर में दूध नहीं बनता, क्योंकि मां को संपूर्ण भोजन नहीं मिलता, खुराक नहीं मिलती। आधे से ज्यादा बच्चे 3रे महीने उम्र तक पहुंचते मर जाते हैं। आजादी के 62 साल हो गए। हमारे देश की 50% आबादी अभी भी अनपढ़ है, निरक्षर है, जिसको पढ़ाई लिखाई के बारे में कुछ पता नहीं, क्योंकि स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं। हमारे देश में अगर आंकड़ों में आप देखेंगे तो स्कूलों की संख्या लगभग 13 लाख है,
लेकिन जब मैंने ज्यादा बारीकी से देखना शुरू किया तो इन 13 लाख स्कूलों में 90% स्कूल ऐसे हैं जहां विद्यार्थियों के लिए टॉयलेट और बाथरूम की व्यवस्था नहीं है, मूत्रालय नहीं है, संडास घर नहीं। जिन स्कूलों में मूत्रालय ना हो, संडास घर ना हो, वहां बिल्डिंग कैसी होगी आप अंदाजा लगा सकते। हमारे देश में जितने विद्यार्थी कक्षा 1 में पढ़ने के लिए भर्ती होते हैं, कक्षा 8 तक आते आते आधे विद्यार्थी उसमें से निकल जाते हैं, जिनको अंग्रेजी में कहते हैं ड्रॉप आउट्स, आधे से ज्यादा। और जो उच्च शिक्षा के द्वारा तैयार होकर निकल आते हैं, 35 से 40 लाख विद्यार्थी हर साल इस देश में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं। वो बेरोजगारों की भीड़ में शामिल हो जाते हैं क्योंकि उनके पास रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं। इससे भी ज्यादा दारुण की स्थिति, दुख की स्थिति इस देश में यह है कि जनसंख्या की सबसे ज्यादा बढ़ोतरी ग्रामीण इलाके में है। गांव में जनसंख्या ज्यादा बढ़ रही है और वहीं पर काम करने के अवसर सबसे ज्यादा खत्म हो रहे हैं दिन ब दिन। हर साल हमारे देश में 1 करोड़ 80 लाख नए लोग बढ़ जाते हैं, माने बच्चे पैदा हो जाते हैं साल में। 1 करोड़ 80 लाख का मतलब है एक ऑस्ट्रेलिया हर साल इस देश में जुड़ जाता है। ऑस्ट्रेलिया की पूरी आबादी 1 करोड़ 80 लाख की है, तो एक ऑस्ट्रेलिया नाम का देश हर साल इस देश में जुड़ जाता है। 1 करोड़ 80 लाख नए बच्चे पैदा हो जाते हैं और हर साल हमें 1 करोड़ 80 लाख नए रोजगार की जरूरत है। लेकिन हर साल इस देश में 25 से 30 लाख रोजगार जो पहले से मिले हुए हैं वो खत्म होते जाते। नए रोजगार तो सवाल ही नहीं। अब समस्या क्या है? गांव में जनसंख्या ज्यादा बढ़ती है, खेती योग्य जमीन गांव में है नहीं। 14 करोड़ हेक्टेयर कुल जमीन है जहां पर खेती होती है इस देश में, 70 करोड़ एकड़ के बराबर। अब 70 करोड़ एकड़ जमीन पर हर साल 1 करोड़ 80 लाख लोगों का बोझा बढ़ता जाए तो ये जमीन कितने दिन बर्दाश्त करेगी? हमारे देश में हर किसान के हिस्से में एवरेज 1 एकड़ जमीन आती है। करीब 70 करोड़ किसान है और 70 करोड़ एकड़ जमीन है, तो एक किसान के पास 1 एकड़ है। हर साल 1 करोड़ नए किसान तैयार हो जाते हैं इस देश में। उनके लिए जमीन कहां से आए खेती करने के लिए? तो परिणाम क्या होता है? गांव में बोझा बढ़ता है जमीन पर, तो लोग गांव से शहर भागते हैं रोजी रोटी की तलाश में। शहर में झुग्गी झोंपड़ियां बढ़ती चली जाती। गांव से जो लोग विस्थापित होकर शहर में आते हैं वो झुग्गी झोंपड़ियों की संख्या बढ़ाते हैं। और हमारे हर बड़े शहर में आप जाकर देख सकते हैं एक विशाल झुग्गी झोंपड़ी रहती है। कभी बंबई जाने का मौका मिले तो चले जाइए, एशिया खंड की सबसे बड़ी झुग्गी झोंपड़ी बंबई में ही है, धारावी। और बंबई शहर की 65% आबादी झुग्गी झोंपड़ी में रहती है। दिल्ली चले जाइए, मद्रास चले जाइए, बेंगलोर चले जाइए, हर शहर में आपको दिखाई देगा 60%, 65% आबादी या तो फुटपाथ पर है या झुग्गी झोंपड़ी में। ऐसे स्थान पर हमारे देश की 65% आबादी रहती है जिस स्थान पर आप 1 मिनट खड़े नहीं हो सकते। इतनी गंदगी होती है झुग्गी झोंपड़ियों की जिंदगी। 1 मिनट आप बिना रूमाल नाक पर रखे खड़े नहीं हो सकते, इतनी तेज बदबू होती है, इतना कीचड़ होता है। कुत्ते भी वहीं होते हैं, कीचड़ भी वहीं होता है, आदमी भी वहीं होते हैं। और वो लोग साल दर साल अपनी जिंदगी बिताते रहते हैं। सड़क के किनारे बड़े बड़े पाइप पड़े रहते हैं सरकार की कुछ योजनाओं में काम आने के लिए। उन पाइप में रहकर 20-20 साल गुजारे हुए परिवारों को मैंने देखा है। पाइप में रहकर, वो गोल पाइप कंक्रीट के सड़क के किनारे पड़े रहे। बारिश आती है तो आप जैसे लोग बहुत खुशी मनाते हैं कि भगवान की कृपा हो रही है। जो फुटपाथ पर रहते हैं वो रात दिन भगवान को गाली देते हैं कि वो सोएं कहां। 65% आबादी ऐसी है जो बारिश आने पर खुश नहीं होती, वो भगवान को गाली देते हैं क्योंकि सोने वाली जमीन उनकी गीली हो जाती है। हुआ क्या फिर इस देश में? क्या हुआ? 62 साल हमने इतने विकास की योजनाएं बनाई, क्या हो गया इस देश को?
बुनियादी जरूरतों के बारे में भारत सरकार की एक रिपोर्ट तैयार हुई थी आज से 4-5 साल पहले कि कितने लोगों को बुनियादी जरूरतें पूरी करने का मौका मिलता है। 7 करोड़ परिवार हैं सिर्फ जिनकी बुनियादी जरूरतें पूरी होती हैं। बुनियादी जरूरतें माने उनके पास बिजली है, उनके पास शिक्षा है, उनके पास बीमार होने के बाद डॉक्टर की व्यवस्था है, इलाज की व्यवस्था है। सिर्फ 7 करोड़ परिवार, बाकी 14 से 15 करोड़ परिवारों के पास तो वो भी नहीं है। बुनियादी जरूरतें पूरी करने का कोई रास्ता नहीं। ना उनके पास शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है, ना चिकित्सा है, ना डॉक्टर है, ना दवाएं। 6,38,365 गांव हैं इस देश में। मुश्किल से 2.5-3 लाख गांव हैं जहां बिजली है, मुश्किल से 2.5-3 लाख। मुश्किल से 1.5-2 लाख गांव हैं जहां चलने को सड़क है, बाकी सड़क ही नहीं है, कुछ नहीं है। तो बार बार मन में प्रश्न आता है कि क्या हुआ इस देश को। हमने इतनी योजनाएं बनाई, गरीबी मिटाओ, गरीबी हटाओ, इस देश की हर सरकार के लिए प्राथमिक सूत्र है। आपको मालूम है 62 साल आजादी के बाद जितनी भी सरकारें आई, सबका प्रमुख उद्देश्य है गरीबी हटाओ, लेकिन गरीबी बढ़ती जा रही है। हर सरकार कहती है गरीबी हटाओ। किसी भी प्रधानमंत्री को आप पूछेंगे आपकी योजना की प्राथमिकता क्या है, तो वो कहेंगे गरीबी हटाओ। कब से सुन रहे हैं हम ये गरीबी हटाओ। आप में से तो कई लोग बुजुर्ग हैं, आपने तो पंडित नेहरू को देखा होगा। पंडित नेहरू के जमाने से लोग सुन रहे हैं गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, अब तक हटती नहीं। बेरोजगारी मिटाओ, बेरोजगारी मिटती नहीं। भुखमरी हटाओ, भुखमरी मिटती नहीं। बच्चों को पढ़ाओ, बच्चे पढ़ नहीं पाते। क्या रहा है, ये गंभीर प्रश्न है। और उस प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश जब हम लोगों ने की तो पता चला कि आजादी के 62 साल इस देश में कुछ खास नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मैं आपको एक पुरानी घटना सुनाता हूं। यहां कुछ बुजुर्गों को देख रहा हूं, इसलिए दिल में आया ये बात कहूं। एक इस देश में बड़े नेता हुआ करते थे, उनका नाम था आचार्य राम मनोहर लोहिया। बड़े तेजस्वी आदमी थे। जब संसद में भाषण देते थे तो पिन ड्रॉप साइलेंस होता था। और हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी ने लिखा है अपनी पुस्तकों में कि जिस दिन लोहिया जी का भाषण होता था, नेहरू जी सब काम छोड़कर उसे सुनने के लिए जाते थे। खुद प्रधानमंत्री लोहिया जी का भाषण सुनने के लिए जाते। एक बार क्या हुआ, नेहरू जी का लोहिया जी का संसद में टक्कर हो गई। नेहरू जी पंचवार्षिक योजनाओं की विशेषताओं पर भाषण दे रहे थे और संसद को बता रहे थे कि मेरी पंचवार्षिक योजना माने 5 ईयर प्लान से इतनी गरीबी दूर होगी, इतनी बेकारी दूर होगी, इतनी भुखमरी दूर होगी। तो लोहिया जी ने एक सवाल पूछ लिया था, संसद की दस्तावेजों में दर्ज है, रिकॉर्ड्स में दर्ज है। सवाल ये पूछ लिया था प्रधानमंत्री महोदय से कि इस देश के सबसे गरीब आदमी की आमदनी बता दो कितनी है। प्रधानमंत्री से पूछा था, सबसे गरीब आदमी की एक दिन की आमदनी बता दो। तो प्रधानमंत्री परेशान हो गए थे। उन्होंने कहा तत्काल तो नहीं बता सकता। तो उन्होंने कहा 2 महीने में बता दो, 3 महीने में बता दो। तो 2-2.5 महीने के बाद संसद में प्रधानमंत्री का जवाब आया कि देश के सबसे गरीब आदमी की एक दिन की आमदनी 2.5 आना है। आना तो आप समझते हैं, 16 आने का 1 रुपया और 2.5 आना है। और ये बात चल रही है 60s की, 60 के दशक में ये चर्चा चल रही थी हमारी संसद में। तो उस समय 2.5 आना आमदनी थी एक गरीब आदमी की, जो सबसे अंतिम माना जाता था एक दिन की। मैंने हिसाब जोड़ा अर्जुन सेन गुप्ता कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद कि 2009 में सबसे गरीब आदमी की एक दिन की आमदनी 20 रुपया है और 1965 के आसपास सबसे गरीब आदमी की एक दिन की आमदनी 2.5 आना है। तो 2.5 आना 1965 का 2009 के 20 रुपए के ही बराबर है। आप बोलेंगे वो कैसे? वो ऐसे कि हमारे रुपए का पिछले 40-45 सालों में बहुत अवमूल्यन हुआ है, डिवेल्युएशन हुआ है। तो 1965-66 के दौर का 2.5 आना 2009 का 20 रुपया बैठता है। इसका मतलब यह है कि हमारा देश 1965 में जाकर ठहर गया है, एक कदम आगे नहीं बढ़ पाया है।
ये है वास्तविक स्थिति। अब थोड़ा पीछे चलें, सरकार के पास जब ये प्रश्न जाता है तो वो ये उत्तर दूसरे तरह से देते हैं। वो कहते हैं जी तब से लेकर तो हमने इतनी पंचवार्षिक योजनाएं लगाई हैं, चलाई हैं। एक पंचवार्षिक योजना बनती है तो उसका खर्चा 10 लाख करोड़ का होता है, एक पंचवार्षिक योजना, एक 5 ईयर प्लान। और 11 5 ईयर प्लान बन चुके हैं, 10 लाख करोड़ का एक होता है। तो सीधा सीधा हिसाब निकलता है 110 लाख करोड़ रुपए तो सरकार ने खर्च कर ही दिए। अब 110 लाख करोड़ रुपए जिस देश की पंचवार्षिक योजना में खर्च हो चुके हैं, वहां 84 करोड़ लोग गरीब कैसे हैं, ये समझ में नहीं आता। एक दिन मैंने सोचा कि ये 110 लाख करोड़ रुपए को एक एक आदमी को ऐसे ही बांट देते तो हर आदमी इस देश में लखपति हो जाता, क्योंकि 115 करोड़ की तो जनसंख्या है और 110 लाख करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। करोड़ से करोड़ को काट दो, 110 लाख बचता है और 110 लाख में 110 का भाग दे दो, हर आदमी पर 1 लाख रुपए तो निकल ही आता है ना। तो हर आदमी लखपति हो जाता अगर ये योजनाएं ना होती, सीधे रुपया उनको दे दिया जाता। माने गरीबी से तो बाहर आ ही जाता हर आदमी, लेकिन योजनाएं सरकार ने बनाई तो गरीब तो वहीं के वहीं रहे और ज्यादा बढ़ गए, योजना चलाने वालों की गरीबी जरूर दूर हो गई। जिन्होंने योजनाएं बनाई और जिन्होंने योजनाएं चलाई, सब करोड़पति, 10 करोड़पति, अरबपति, खरबपति हो गए, सबके सब। और जिनके लिए योजनाएं बनाई वो सब वहीं के वहीं रोडपति हैं अभी भी। मतलब सीधा सा ये है कि जो व्यवस्था के हिस्से हैं, अंग हैं, व्यवस्था बनाई गई योजनाओं को चलाने के लिए, वो व्यवस्था तो करोड़पति, अरबपति, खरबपति हो गई, लेकिन जिनके लिए वो चलाई गई थी वो वहीं के वहीं खड़े हैं। इसका मतलब इस व्यवस्था में खोट है, इस व्यवस्था में दोष है। और ये बात मैं नहीं कहता, इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कही, सारे देश की आंखें खुल गईं। उन्होंने 1984 में संसद में कहा कि जब मैं गरीब आदमी के विकास के लिए 1 रुपया भेजता हूं तो उसके पास 15 पैसा ही पहुंचता है, 85 पैसा व्यवस्था खा जाती है, भ्रष्टाचार और लूटखोरी में चला जाता है। ये 1984 में उन्होंने कहा था, जब भ्रष्टाचार बहुत कम था। अब 2009 आ चुका है, भ्रष्टाचार और बढ़ गया है। हो सकता है अब 1 रुपया दिल्ली से आता हो तो नीचे 5 पैसा भी नहीं पहुंचता हो। मतलब सीधा सा है कि हमने जो व्यवस्था बनाई है गरीबी, भुखमरी, बेकारी मिटाने के लिए, देश के दुख दर्द मिटाने के लिए, वो व्यवस्था ही इन सब का कारण है। गरीबी का, भुखमरी का, बेकारी का, हमारे दुख दर्दों का। माने व्यवस्था में दोष है, व्यवस्था में खोट है। और वो दोष क्या है? राजीव गांधी ने कहा कि इस पूरी व्यवस्था में भयंकर लीकेज है। उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया, लीकेज। कहानी कुछ ऐसी है कि एक घड़ा है आपके पास, उसमें आप पानी भरना चाहते हैं और जगह जगह से छेद हैं उसमें। तो 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल घड़े को भरते ही रहिए, कभी नहीं बढ़ेगा क्योंकि छेद हैं उसमें। ऐसी हमारी व्यवस्था है। कितना भी हम विकास के लिए पैसे को खर्च करते जाएं, विकास होगा नहीं, क्योंकि व्यवस्था में जगह जगह लीकेज है। इसका मतलब इस व्यवस्था को बदलना चाहिए। सत्ता बदलने से कोई लाभ नहीं होगा। हम कहां फंसे हैं? हम यहां फंसे हैं, एक पार्टी की सरकार आई, दूसरे को बिठा के देखो, दूसरे की आई, तीसरे को बिठा के देखो, तीसरे की आई, चौथे को बिठा के देखो। काम तो सब एक ही तरह से करते हैं, तरीके सबके एक ही जैसे हैं, नाम का फर्क है, नीतियां सबकी एक ही जैसी हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई हिंदुस्तानी ये बात दम ठोक के कह सकता हो कि इस सरकार में भ्रष्टाचार कम था, उसमें ज्यादा था।
मुझे तो जितने लोग मिलते हैं वो कहते हैं पुरानी सरकार अच्छी थी, उसमें कुछ कम था, अब तो और ज्यादा है, और इसके आगे कोई आएगी तो कहेंगे अब और ज्यादा है। सीधा सा मतलब है कि जो व्यवस्था चलाने वाली सरकारें हैं, दोष और खोट वहां पर है। जब तक उस दोष और खोट को आप मिटाते नहीं, तब तक इस देश में गरीबी, बेकारी, भुखमरी दूर होती नहीं। सत्ता बदलने से कुछ नहीं होता। एक को हटाओ, दूसरे को बिठाओ, दूसरे को हटाओ, तीसरे। मेरा कुछ ऐसा मानना है कि अगर कोई गाड़ी खराब है तो कितने दिन ड्राइवर बदल के चलाओगे आप उसे? गाड़ी ही खराब है। आपने कहा भाई इसको ड्राइवर बना लो, उसने चला के देखा, उसने कहा 5 साल चला के छोड़ दिया, वो कहता खटारा है, बेकार है, अब दूसरे को बना लो, तीसरे को बना लो। ड्राइवर बदलने से कुछ नहीं होगा, गाड़ी को ही बदलना पड़ेगा। ये जो व्यवस्था है ना, ये गाड़ी की जैसी है। 62 साल से हम चला रहे हैं खटारा गाड़ी, और ये दुर्भाग्य से खटारा गाड़ी 62 साल से नहीं 250 साल से चल रही है। जब अंग्रेज थे तब वो भी यही गाड़ी चलाते। अंग्रेजों के जमाने से ये गाड़ी चल रही है, आज तक चल पाई है, क्योंकि वो है ही खटारा। और अंग्रेजों ने ये गाड़ी बनाई थी अपने हिसाब से, अपने चलाने के लिए। हमने उसी को चलाने की कोशिश की, हम उसे चला नहीं पाए। क्यों? क्योंकि हमको अंग्रेजों जैसा भी शऊर नहीं है। हमारी समस्या एक ही है कि हम जिस व्यवस्था में जी रहे हैं वो ही पूरी खराब है, कंडम है, दुर्भाग्यपूर्ण है, दोषपूर्ण है, भ्रष्ट है, करप्ट है, जो शब्द आप इस्तेमाल करना चाहें। उसको जब तक आप ठीक नहीं करते, तब तक सत्ताओं के बदलने से, सिंहासन बदलने से कुछ नहीं होता। हमको ये बात समझ में आई है, बहुत अध्ययन, बहुत अभ्यास करके। तो इसलिए भारत स्वाभिमान का जो गठन हमने किया, उसका पूरा का पूरा एक ही उद्देश्य है कि इस देश की व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन करना, जड़ से पूरी व्यवस्था को बदलना। ये हमारा प्रमुख उद्देश्य है। क्या बदल करना, कैसे बदल करना और कितना बदल करना। अब सबसे बड़ा बदल जो हम करना चाहते हैं वो इस लीकेज का बदल करना चाहते हैं। हम हमारी सरकार को टैक्स के रूप में हर साल लाखों करोड़ रुपए देते हैं। अगर ठीक ठीक बात करूं तो 6,14,000 करोड़ रुपए हम सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं, दिल्ली सरकार को। राज्य सरकारों की बात करें, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश वगैरह वगैरह 35 राज्यों को, और राज्य सरकारों को दिया गया कुल पैसा जोड़ दें और केंद्र सरकार का भी उसमें जोड़ दें तो कुल साल में 20 लाख करोड़ रुपए हम सरकार को देते हैं। राज्यों को, केंद्र को, जिला सरकार को, स्थानीय सरकार। अब जिन सरकारों को साल में 20 लाख करोड़ रुपए लोगों के खून पसीने की कमाई के टैक्स का मिलता हो, और वो सरकारें दांत निकाल के खीखी करें और हंसें कि भाई गरीबी हमसे दूर नहीं होती, बेकारी दूर नहीं होती, भुखमरी दूर नहीं होती, तो इसका माने दोष कहीं वहां पर है बड़ा। हम तो दे ही रहे हैं अपनी ईमानदारी से। इस हिंदुस्तान में आज तक के इतिहास में एक समय भी ऐसा नहीं गया जब सरकार ने लोगों का टैक्स माफ किया हो। कोई एक साल ऐसा नहीं गया। बड़ी बड़ी विपत्तियां आई हैं इस देश पर, सरकार ने टैक्स कभी माफ नहीं किया है। माने हम बराबर ईमानदारी से टैक्स दे रहे हैं। पहले अंग्रेजों को देते थे, अब काले अंग्रेजों को दे रहे हैं बराबर, पूरी ईमानदारी से। इनकम टैक्स दे रहे हैं, सेंट्रल एक्साइज दे रहे हैं, वैल्यू एडेड टैक्स दे रहे हैं, लोकल टैक्सेस दे रहे हैं, रोड टैक्स दे रहे हैं, रोड पर और टोल टैक्स दे रहे हैं। पहले हम रोड टैक्स दे देते हैं, फिर ऊपर से टोल टैक्स देते हैं। हर 20-25 किलोमीटर चलने का टोल टैक्स अलग से देते हैं। मन में कभी सवाल नहीं उठता आपको कि जब हमने रोड टैक्स दे दिया तो ये टोल टैक्स क्यों देना? या तो हम रोड टैक्स नहीं भरे तब समझ में आता है, रोड टैक्स भी दे रहे हैं फिर टोल टैक्स क्यों? हमारे ही रोड टैक्स के पैसे से रोड बन रही है, फिर उसी पे चलने के लिए और टोल टैक्स क्यों? और हर 20-25-50 किलोमीटर पर क्यों? एक दिन मैंने हिसाब निकाला था, दिल्ली से कलकत्ता अगर गाड़ी से आप चले जाएं तो डीजल के खर्चे से ज्यादा टोल टैक्स का खर्चा है। दिल्ली से कलकत्ता सड़क रास्ते से आप चले जाएं तो
हम हिंदुस्तान की सरकार को इनकम टैक्स के रूप में, कॉर्पोरेट टैक्स के रूप में, एक्साइज ड्यूटी के रूप में, वैल्यू एडेड टैक्स के रूप में, सेल्स टैक्स के रूप में, सेंट्रल सेल्स टैक्स के रूप में, रोड टैक्स के रूप में, टोल टैक्स के रूप में, प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में, हाउस टैक्स के रूप में, 64 तरह के टैक्स के रूप में हर साल हम 20 लाख करोड़ दे देते हैं। 6,14,000 करोड़ केंद्र सरकारों को और बचा हुआ सब राज्य सरकारों को 35 राज्यों में। फिर हमारी गरीबी, भुखमरी, बेकारी क्यों होनी चाहिए? इतना टैक्स हम दे देते हैं। 20 लाख करोड़ पता है कितना धन होता है? आप गिन नहीं सकते। साल भर तक अगर 1000 के नोट आपको दे दिए जाएं सब मिला के, 20 लाख करोड़ की रकम इतनी बड़ी है कि कैलकुलेटर पे लिख नहीं सकते आप, फेल हो जाता है कैलकुलेटर। क्योंकि कैलकुलेटर में 12 अंक आते हैं और इसको लिखने में 16 अंक लगते हैं। 20 लिखना, उसके आगे 0 0 0 14 बार जीरो लगाना पड़ता है, इतनी बड़ी रकम है। अगर इस रकम का सोना खरीद लें हम, तो ये इतनी बड़ी रकम है कि मध्य प्रदेश के एक एक राज्य की सड़क को सोने से बना सकते हैं। इतनी बड़ी रकम है। अब इतनी रकम हमने दे दी केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, स्थानीय सरकारों को, फिर भी वो गरीबी, भुखमरी, बेकारी दूर नहीं कर पाते, तो कहां जा रही है ये रकम? हो क्या रहा है इसका? तब ध्यान में आता है कि अरे, राजीव गांधी ने कहा था कि इस रकम का 85% तो घूसखोरी, लूटखोरी में ही चला जाता है, और वो 84 में कहा था। हो सकता है 2009 में इस रकम का 90% घूसखोरी, लूटखोरी और भ्रष्टाचार में चला जाता हो, 10% ही काम में आता हो। तो हमारे समझ में बात आ गई, वो ये आ गई कि इस पूरी की पूरी रकम का इस देश के नेता और अधिकारियों में बंदर बांट होता है, घूसखोरी, रिश्वतखोरी के नाम। और ये बंदर बांट करने वाले नेता और अधिकारी करोड़पति, 10 करोड़पति, अरबपति, 10 अरबपति, खरबपति, 10 खरबपति होते ही जा रहे हैं। कुछ नेताओं के बारे में मैं केस स्टडी कर रहा हूं और पता ये चल रहा है कि आज से 15-20 साल पहले उनके घर में टूटी साइकिल नहीं थी, और आज उनमें से एक एक के पास 20,000 करोड़, 25,000 करोड़ की संपत्ति है, एक एक के पास। कुछ नेताओं पर जब मैंने केस स्टडी की तो पता चला कि 12-13 साल पहले वो बंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर पालक बेचते थे, मेथी बेचते थे, बथुआ बेचते थे। मराठी में इसको भाजी पाला कहते हैं, पत्ते वाली सब्जी। और आज उन तीनों नेताओं की बंबई में 5 से 7,000 करोड़ की प्रॉपर्टी। एक नेता पर मैंने केस स्टडी किया तो पता चला 15-17 साल पहले उसकी जेब में इतना भी पैसा नहीं होता था कि वो चाय खरीद के पी सके। आज उस नेता के पास बंबई से पूना तक की सारी जमीन उसने खरीद के रखी हुई। बंबई से पूना के बीच की सारी जमीन, हजारों हेक्टेयर की जमीन एक नेता के कब्जे में। ऐसे ऐसे इस देश में हजारों हैं, एक दो नहीं। और जब नेता लूटेंगे तो अधिकारी पीछे कैसे हटेंगे? अधिकारियों ने भी लूटा है इस देश को। मेरा जन्म स्थान उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की सरकार में एक अधिकारी हुआ, उसका नाम है अखंड प्रताप सिंह। चीफ सेक्रेटरी था उत्तर प्रदेश की सरकार का। इससे ऊंचा कोई पद नहीं होता। आईएएस अधिकारियों के लिए चीफ सेक्रेटरी के ऊपर कोई पोस्ट नहीं है, वहां आते आते सब रिटायर हो जाते हैं। वो चीफ सेक्रेटरी के पद से रिटायर हुआ। उसके घर में सीबीआई ने छापा मारा तो 400 करोड़ रुपए कैश मिले थे। 400 करोड़ एक अधिकारी के घर में। और सीबीआई वालों का कहना है कि ये तो उसके कुछ घरों में छापा पड़ा है, अभी कई घर तो पता ही नहीं है। फिर उत्तर प्रदेश के जो आईएएस अधिकारी हैं ना, उनकी एक एसोसिएशन है। उस एसोसिएशन ने उस अधिकारी को महाभ्रष्ट आईएएस अधिकारी का नाम देके उसको घोषित किया। लेकिन तब किया जब सीबीआई का छापा पड़ा, उसके पहले नहीं, अपने नाम को बचाने के लिए। तब तक वो उसी के साथ चाय पीते थे, उसी से गपशप मारते थे।
आप अंदाजा लगा सकते हैं, एक चीफ सेक्रेटरी अपनी जिंदगी में 40 साल चीफ सेक्रेटरी रहे, 40 साल, हालांकि रह नहीं सकता, लेकिन 40 साल चीफ सेक्रेटरी रहे और उसकी मैक्सिमम तनख्वाह उसको मिलती रहे और 1 रुपया भी वो उसमें से खर्च ना करे, तो उसको कुल 90 लाख रुपए होना चाहिए। 400 करोड़ कहां से आया? ऐसे इस देश में हजारों अधिकारी, एक दो नहीं, हजारों। तो नेता हैं, उनके साथ अधिकारी हैं, लूट में आकंठ डूबे हुए, दोनों हाथों से ऐसे लूट रहे हैं, कल्पना नहीं हो सकती आपको। मुझे बड़ा अफसोस है ये कहते हुए कि थोड़े साल पहले हम ये सोच के परेशान होते थे, डाकू माधो सिंह, डाकू मोहर सिंह, डाकू जालिम सिंह ये आते थे और घरों को लूट के ले जाते थे, तो हम हाय तौबा करते थे। ये डाकू मोहर सिंह, माधो सिंह, जालिम सिंह तो मरे नहीं, वो तो सब जिंदा है, नाम बदल गए उनके, कोई नहीं मरा। मुझे तो कई बार लगता है कि माधो सिंह, मोहर सिंह, जालिम सिंह की आत्मा ही हमारे नेताओं में प्रवेश कर गई और सड़क चलते नहीं है, पार्लियामेंट में बैठे हैं, विधायिकाओं में बैठे हैं। आपको मालूम है हमारी संसद में 300 से ज्यादा सांसद हैं जिनकी कम से कम इनकम 10 करोड़ से ऊपर है। 300 से ज्यादा सांसद इस देश की संसद में वर्तमान, ऐसी स्थिति इस देश में है। तो बात अब समझ में आ रही है, वो ये कि 62 साल की आजादी में हमने एक ही काम किया, गोरे अंग्रेजों को भगाया, काले अंग्रेजों को बिठाया। गोरे अंग्रेजों ने लूट कर पैसा लंदन में जमा किया, इन काले अंग्रेजों ने लूट लूट कर पैसा स्विस बैंकों में जमा किया। बस इतना ही अंतर है, और कोई बड़ा अंतर नहीं। हमारे नेताओं ने 62 साल खूब पैसा लूटा है, विकास के धन का भ्रष्टाचार में डुबोया पूरा पैसा, और यही कारण से उनकी संपत्ति दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ी है। एक साधारण एमएलए हो जाता है, साधारण एमपी हो जाता है, देखो क्या संपत्ति आती है। और एमएलए एमपी तो छोड़ दो, कॉर्पोरेटर हो जाता है तो देखो कितनी संपत्ति आती है। ये सारी संपत्ति आती है आपके मेरे खून पसीने की कमाई के दिए गए टैक्स के पैसे को लूट कर, वहां से आती है ये संपत्ति। तो हमारे देश में ये जो प्रजातंत्र चल रहा है, माफ करिएगा, ये लूट तंत्र है, प्रजातंत्र नहीं है। और हर 5 साल के बाद नाटक होता है इस देश में, मैं लूटूंगा या तू लूटेगा, तय कर ले भाई। एक पार्टी होती है सत्ता में जो लूट रही होती है 5 साल से, सामने वाली दूसरी तैयार बैठी है कि अब हमारा नंबर है, तुमने लूट लिया 5 साल, अब हमको दे दो ये गद्दी। और वो आपके सामने आते हैं उल्लू बनाने के लिए कि भाई वोट दे दो, विकास करेंगे। भाई 62 साल से तो किया नहीं, तुम क्या करोगे? फिर कहते हैं जी वोट दे दो, आपकी सेवा करेंगे। तो सेवा करने के लिए वोट ही क्यों लगता है? बिना वोट के भी सेवा होती है। तो वोट देकर वो सेवा का नाम जो लगाते हैं, वो उनको पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, ताकि लूट में हिस्सा उनका बरकरार रहे। मुझे कई बार अफसोस से कहना पड़ता है कि जब आप किसी नेता को एक वोट दे देते हैं तो आप खुद उसको लूट का लाइसेंस दे देते हैं कि जा 5 साल के लिए तेरी मौज, जो लूट सके तू लूट। और 5 साल आपके पास कोई ताकत नहीं है उसको वापस बुलाने की, तो जितना मन में आता है वो लूटता है। और उसे मालूम है कि दोबारा चुन के आया, नहीं आया तो एक बार में सब घर भर लो। तो अभी तो इनकी संपत्ति की जांच अगर आप करा दें हिंदुस्तान के नेताओं और अधिकारियों की, तो आंखें फट जाएंगी आपकी। मैं बिना नाम लिए कह रहा हूं, एक व्यक्ति इस हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में, स्विस बैंक में उसका खाता है 72,000 करोड़ रुपए। एक व्यक्ति स्विस बैंक में उसका खाता है 72,000 करोड़ रुपए। कल्पना कर सकते हैं? एक व्यक्ति।
तो 62 साल आजादी के जो कुछ इस देश में प्रजातंत्र के नाम पर हुआ है, उसने लूटा है लोगों के पैसे को, धन को, संपत्ति को, और लूट लूट कर विदेशी बैंकों में सुरक्षित रखा है। क्योंकि हमारी बैंकों में वो रख नहीं सकते, क्योंकि कभी भी इनकम टैक्स की या सीबीआई की रेड पड़ सकती है, तो ले जाकर वो खाता खोलते हैं स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड दुनिया का अकेला एक देश है जहां पर कितने भी लूट का पैसा जमा करो, वो पूछते नहीं कि कहां से लाए, कितना भी जमा करो, कभी नहीं पूछते। क्यों? क्योंकि उस पैसे पे उनको ब्याज तो देना नहीं, तो पूछने का क्या। ब्याज देना होता तो पूछते, वो ब्याज देते नहीं। कितना भी उनके यहां जमा करो, वो ब्याज नहीं देते, उल्टा जमा करने वाले से सर्विस चार्ज लेते हैं। तो जो जमा करता है ना, वो बैंक को ब्याज भरता है, बैंक नहीं देता कुछ, और बदले में बस इतना ही है कि वो गुप्त रखते हैं, आपका नाम नहीं बताएंगे, बस इतना ही है। तो नेता सब ले जा के लूट का पैसा वहां भरते हैं। अब ये जो पैसा वहां रखा हुआ है, इसके बारे में जब हमने काफी खोजबीन की, आसानी से तो ये पता नहीं चलता क्योंकि सीक्रेसी के कानून है, फिर भी पता चल गया कि नेताओं ने पिछले 62 साल में लूट लूट कर स्विस बैंकों में 72,80,000 करोड़ जमा करके रखा हुआ है। और स्विट्जरलैंड के अलावा कुछ और देश हैं दुनिया के, वहां पर करीब 35 लाख करोड़ रखा हुआ है। कुल मिलाकर 110 लाख करोड़ रुपया इस देश के खून पसीने की कमाई का, विकास के लिए जो खर्च होना चाहिए था, वो लुटकर विदेशी बैंकों में पहुंच गया। इससे हमें पता चलता है कि देश किस दिशा में जा रहा है। ये जो धन गया लुटने के बाद, ये विदेशी बैंकों में जमा हो गया। अब अफसोस की बात क्या है कि इस पूरे धन पर हमको तो कुछ फायदा नहीं है। देश को जहां जमा है वो इस पैसे को घुमा रहे हैं। स्विस बैंकों में जो पैसा जमा कर दिया अपने नेताओं ने या अधिकारियों ने, स्विस बैंक वाले वो दुनिया भर को कर्जे में दे रहे हैं, कर्जे का ब्याज ले रहे हैं, ब्याज मजे से खा रहे हैं, और जिन्होंने जमा किया उनसे सर्विस चार्ज ले रहे हैं। कितने होशियार लोग। एक बार इस देश में स्विट्जरलैंड के प्रेसिडेंट आए थे, दिल्ली में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, पूछा नहीं किसी ने उनसे, उन्होंने खुद कहा, उन्होंने कहा कि भारत जैसे देश को गरीबी का रोना नहीं रोना चाहिए, और भारत जैसे देश को दुनिया में किसी के सामने भीख नहीं मांगनी चाहिए। तो पत्रकारों ने पूछा क्यों? तो उन्होंने कहा, आपके लोगों का इतना पैसा हमारे यहां रखा है, और उसी को आप वापस मंगा लो, तो आपको तो कर्ज लेने की जरूरत ही नहीं है, भीख मांगने की जरूरत नहीं है, किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। तो पहली बार पता चला जब स्विट्जरलैंड के प्रेसिडेंट ने दिल्ली में आकर यह कहा, तब पता चला। फिर हमारे जैसे लोग लग गए इस खबर के पीछे, तो धीरे धीरे सब बात खुली। और ये बात खुली तो इसमें कई तरीके से हमने वेरिफिकेशन किया। वो वेरिफिकेशन कैसे किया? जिन नेताओं ने वहां खाते जमा किए हैं, जिन अधिकारियों ने पैसे जमा किए हैं, वो कौन है, उनके नाम क्या है, पता कैसे किया जाए। क्योंकि स्विट्जरलैंड नाम बताने को तैयार नहीं। वो ये कहता है कि भारत सरकार अगर हमसे संधि करे तो हम नाम बताएंगे, ऐसे नहीं बताएंगे। तो हमें पता करना है। तो हमने फिर दूसरा रास्ता अपनाया। रास्ता क्या अपनाया? हमने ये जानकारी लेने की कोशिश की कि हिंदुस्तान से स्विट्जरलैंड कौन कौन जाता है, ये पता लगाओ। क्योंकि स्विट्जरलैंड जाने के लिए एयरपोर्ट से ही जाना पड़ता है, हवाई जहाज इस्तेमाल करना पड़ता है। पानी के जहाज से जा नहीं सकते क्योंकि रास्ता नहीं, हवाई जहाज ही एक रास्ता है। और एयरपोर्ट इस देश में कितने हैं वो पक्के हैं। दिल्ली है, मुंबई है, बेंगलोर है, जहां से स्विट्जरलैंड की फ्लाइट छूटती है। उन एयरपोर्ट से कौन कौन जाता है उसकी सूची निकलवाई हमने। फिर उसमें से छांटना शुरू किया कि कितने ऐसे लोग हैं जो यात्रा करने के लिए, आनंद लेने के लिए स्विट्जरलैंड जाते हैं, हनीमून मनाने जाते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो स्विट्जरलैंड का सौंदर्य देखने के लिए जाते हैं। तो जब सूची में छांटना शुरू किया तो बहुत थोड़े से हैं, क्योंकि जो भी स्विट्जरलैंड गया है देखने के लिए, उनका यह कहना है कि एक बार देखने के बाद दोबारा देखने का मन नहीं करता, क्योंकि कुछ है ही नहीं। वो ये कहते हैं उससे सुंदर तो अपना पंचमढ़ी है, उससे सुंदर तो जम्मू कश्मीर है।
उससे सुंदर तो उत्तराखंड है, उससे सुंदर तो हमारे देश का बहुत सारा इलाका है। और वो ये कहते हैं कि 2 घंटे की कार चलाओ, देश खत्म हो जाता है, दूसरे देश में घुस जाओ। इतना छोटा सा है, ज्यादा देर घूम भी नहीं सकते। हर 2-3 घंटे की ड्राइव में देश की सीमा खत्म हो जाती है। तो पता चला कि जो यात्रा करने के लिए जाते हैं वो 8-10% हैं, वो बार बार नहीं जाते। फिर ये बार बार जाने वाले कौन है? हर महीने जाते हैं, महीने में 2 बार जाते हैं, कोई तो हफ्ते में 1-2 बार चले जाते हैं, कोई 2-3 महीने में जाते हैं। इनकी सूची बनाई तो पता चला वो 80,000 लोग हैं जो बार बार स्विट्जरलैंड जाते हैं, बार बार जाते हैं, बार बार जाते हैं, बार बार जाते हैं। कभी कभी तो 1 महीने में 4 बार चले जाते हैं। और उस सूची में ऐसे बड़े बड़े नाम हैं कि जब खुलेगा तो आपकी आत्मा हिल जाएगी अंदर से। आप कहेंगे अरे इनको तो हम बड़ा पवित्र मानते थे, अच्छा मानते थे, ये भी स्विट्जरलैंड जाते हैं। ऐसे ऐसे नाम। आपको एक बात बताता हूं कि जब हमारे यहां कोई सरकार गिरती है ना और नई सरकार आती है, तब सबसे ज्यादा जाते हैं उसी दौर में। क्योंकि नई सरकार बनानी है तो रकम चाहिए कि नहीं चाहिए? एमपीज को खरीदना है, एमएलए को खरीदना है, तो रकम कहां से आएगी? वहीं से निकाल के लाते हैं। और इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो गए स्विट्जरलैंड अपनी रकम निकालने के लिए। कुछ नेता ऐसे भी हुए हैं, नाम नहीं लेता उनका। 2 नेता बड़े प्रमुख इस देश में हुए हैं जिनके जॉइंट अकाउंट थे स्विट्जरलैंड में, दोनों ने मिलकर खोला। अब परिणाम क्या हुआ कि एक नेता ने दूसरे को बिना बताए सब निकाल लिया। बताया नहीं, निकाल लिया। और उस एक नेता ने अपने नाम से किसी दूसरी बैंक में ट्रांसफर कर दिया। अब दूसरा नेता जब मुख्यमंत्री के पद से उतरा तब उसको याद आई कि मेरा तो खाता भी है, तो गया तो पता चला रकम तो गायब। परिणाम जानते हैं क्या हुआ? बैंक की लिफ्ट में ही हार्ट अटैक आया और वो मर गया वहां पे। उसकी लाश यहां पे आई थी और वो मुख्यमंत्री पद पर बैठा हुआ व्यक्ति था इस देश में। ऐसे भी किस्से हैं कि 2 नेताओं ने जॉइंट अकाउंट खोले, एक ने सब निकाल लिया, पता ही नहीं चला। तो ये सब घोटालेबाजी, घपलेबाजी करने वाले हमारे नेता और उनके साथ अधिकारी, इन्होंने 62 साल देश के विकास का लूट लूट कर सारा पैसा वहां रख दिया। वो रकम अब 72,80,000 करोड़ हो गई। 80,000 अकाउंट का तो पता चल चुका है, हो सकता है 10-20 हजार और निकलें, क्योंकि ये सूची अभी खत्म नहीं हुई है। आप बोलेंगे जी बताओगे कब? थोड़े दिन बाद बताएंगे। अभी तो हम तैयारी कर रहे हैं। तैयारी क्या कर रहे हैं? हमारी कोशिश ये है कि पहले ये सारा धन वापस आ जाए, फिर इनका नाम उजागर हो। हमारी कोशिश ये है, इसलिए हम बताएंगे तो सही थोड़े दिन के बाद। अब वो थोड़े दिन साल भर हो सकता है, 2 साल हो सकता है, 2.5 साल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और दूसरा, हमारी कोशिश यह है कि सुप्रीम कोर्ट बताए इसको, हम क्यों बताएं? संसद बताए इसको, हम क्यों बताएं? हम संसद को मदद करेंगे कि देखो ये सूची है, आप क्रॉस वेरिफिकेशन कर लो। सरकार को देने को हम तैयार हैं, सरकार जिस दिन मांगेगी दे देंगे। सरकार घोषणा करे ना ये लोग हैं, संसद घोषणा करे, सुप्रीम कोर्ट कहे ये लोग हैं। हम तो जब कोई नहीं कहेगा तब कहेंगे ये लोग हैं। तब तक हम कोशिश करेंगे कि इन सबको सुधरने का मौका दें और ये ईमानदारी से अपने पैसे वहां से निकालकर भारत में वापस लाएं। इसी काम के लिए भारत स्वाभिमान अभियान हमने शुरू किया है। ये हमारे अभियान का सबसे प्रमुख उद्देश्य है जिसके लिए ये बना है। आपने स्वामी रामदेव जी का व्याख्यान सुना हो तो बार बार वो कहते हैं भ्रष्टाचार की समाप्ति, आर्थिक और राजनीतिक
हमारे एजेंडे में सबसे ऊपर है। हम चाहते हैं भ्रष्टाचार खत्म हो, और भ्रष्टाचार के लिए जो लूट हुई है 62 साल, ये लूट का लाभ देश को वापस मिले, जिससे देश वंचित हो गया। आप बोलेंगे ये